नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य की। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य की। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो हमने कल की क्लास में दोस्तों बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में जो है सम्राट अशोक के बारे में जो है जानेंगे। तो सम्राट अशोक दोस्तों, सम्राट अशोक जो है 269 बीसी में जो है गद्दी पर बैठे थे और 232 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में, यानी 304 ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक का जो है जन्म हुआ था। माता कौन थी? शुभद्रांगी। याद रखेंगे दोस्तों, शुभद्रांगी याद रखेंगे। अशोक के अन्य नाम क्या क्या थे? देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक के नाम जो है किस अभिलेख में मिलते हैं? दोस्तों अशोक के नाम क्या 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 थे? देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। तो ये नाम जो है किन अभिलेखों में मिलते हैं? तो ये 4 अभिलेखों में जो है मिलते हैं। ये 4 अभिलेख कौन कौन से हैं? मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, गुजरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक से, उदय गोलान कर्नाटक से। तो ये 4 अभिलेख है जिनमें जो है अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी जो है लिखा मिला है इन 4 अभिलेखों में, जो कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कर्नाटक, इन 4 अभिलेखों से जो है पता चलता है। अब ये 4 अभिलेखों में जो देवनाम प्रियदर्शी अशोक का नाम है, ये कैसे पता चला कि ये मगध के सम्राट अशोक का ही नाम है? तो भव्र अभिलेख में जो है, जो कि राजस्थान में मिला था, तो अशोक ने जो है इस अभिलेख में जो स्वयं मगध का सम्राट जो है बताया था, यानी स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया था भव्र अभिलेख में। याद रखेंगे। अभिलेखों को जो है किसने खोजा? दोस्तों सम्राट अशोक के जो है अभिलेखों को जो है किसने खोजा था? टी पैंथेलेयर ने। याद रखेंगे दोस्तों, टी पैंथेलेयर ने। कब खोजा था? 1750 में जो है इनको खोजा था। और इन अभिलेखों को जो है पढ़ नहीं सका था कौन? टी पैंथेलेयर। याद रखें दोस्तों, इनको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। सम्राट अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में। अब आती है दोस्तों अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा यानी किस लिपि में थे? तो भारत में जो शिलालेख या अभिलेख जो मिले हैं उनकी ब्राह्मी लिपि थी। पाकिस्तान में जो मिले हैं उनकी खरोष्टी लिपि थी। अफगानिस्तान से जो मिले हैं उनकी अरमाइक लिपि, और जो एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त हुए उनकी ग्रीक लिपि थी। याद रखें दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की लिपि थी। भारत में पाए जाने वाले अभिलेखों की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। पाकिस्तान में पाए जाने वालों की खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में पाए जाने वालों की अरमाइक लिपि, एशिया माइनर या तुर्की में पाए जाने वालों की ही थी ग्रीक लिपि। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। यह गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद हुआ था, यानी कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था और सम्राट अशोक के गद्दी पर बैठने के बाद जो है 8वें वर्ष में जो है हुआ था। कलिंग यानी वर्तमान का उड़ीसा। याद रखें दोस्तों, कलिंग यानी वर्तमान का उड़ीसा। राजधानी क्या थी दोस्तों कलिंग की? राजधानी थी तोसली। याद रखें दोस्तों, राजधानी क्या थी कलिंग की? थी तोसली। राजा कौन थे? पद्मनाभ थे कलिंग के राजा। और किस नदी के किनारे हुआ था कलिंग का युद्ध? दया नदी के किनारे पर हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। राजा बनने के 8वें वर्ष बाद हुआ था। कलिंग यानी वर्तमान का उड़ीसा। कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग के राजा कौन थे? पद्मनाभ थे। और किस नदी के किनारे पर हुआ था कलिंग युद्ध? दया नदी के किनारे पर हुआ था कलिंग युद्ध। याद रखेंगे। अशोक की नीति दोस्तों, अशोक ने जो है कौन सी नीति अपनाई थी? भैरी घोष की नीति या युद्ध नीति? अशोक जो है भैरी घोष की नीति या युद्ध नीति जो है अपनाता था। कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने धम्म घोष की नीति अपनाई, यानी शांति की नीति अपनाई। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने धम्म घोष की नीति अपनाई, यानी शांति की नीति। जब उसने लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई देखी तो उससे जो है उसको बहुत आघात पहुंचे या बहुत दुख हुआ, तो इस कारण जो है उसने धम्म घोष यानी शांति की नीति अपनाने का निर्णय लिया।
इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया दोस्तों। कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली व शिक्षा जो है उपगुप्त भिक्षुओं से ली थी। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी, यानी सुसीम किसका भाई था? अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, जिसको राजगद्दी के लिए जो है अशोक ने हत्या करवा दी थी। और उसी के बेटे यानी निर्ग्रोध अपने भतीजे से जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली। और शिक्षा किससे ली थी बौद्ध धर्म की? उपगुप्त एक भिक्षु था। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का एक उपगुप्त जो है एक भिक्षु था, उससे जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली थी। किसने? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी दोस्तों? देवी, जिनकी संतान है महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। कारोबारी, जिसका पुत्र था तीवर। पद्मावती, यह पद्मावती इसका पुत्र था कुणाल, जो कि आगे चलकर जो है अशोक का उत्तराधिकारी जो है बनेगा। तो दोस्तों ये हैं अशोक की 3 पत्नियां, जो मुख्य पत्नियां हैं। देवी, जिसका संतान है महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। कारोबाकी, जिसका तीवर। और पद्मावती कुणाल। तो कुणाल जो है आगे चलकर उत्तराधिकारी बनेगा। अशोक जो है इन तीनों पत्नियों में से सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे था? तो कारोबाकी से था। याद रखें दोस्तों, कारोबाकी से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है किसने भेजा? कहाँ कहाँ सम्राट अशोक ने भेजा? श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा, यानी अपने बेटे और अपनी बेटी महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था सम्राट अशोक ने। तक्षशिला में किसको भेजा था? मध्यांतिक। याद रखेंगे दोस्तों, मध्यांतिक को जो है भेजा था हिमालय क्षेत्र में। मध्यम को याद रखेंगे दोस्तों, मध्यांतिक को भेजा था तक्षशिला में। हिमालय क्षेत्रों में मध्यम को जो है भेजा था। याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को, तक्षशिला में भेजा था मध्यांतिक को, और हिमालय क्षेत्र में भेजा था मध्यम को। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का आरंभ किसने कराया था? तो अशोक ने जो है भारत में सर्वप्रथम जो है शिलालेखों का प्रारंभ जो है अशोक ने जो है करवाया था। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 शिलालेख हैं अशोक के। स्तंभ शिलालेख कितने हैं? 7 स्तंभ शिलालेख है। स्तंभ यानी पिलर पर जो है लिखवाए गए हैं, उनको जो है शिलालेख, स्तंभ शिलालेख जो है कहा जाता है। गुहा शिलालेख कितने? 3 शिलालेख है। गुहा शिलालेख यानी जो गुफाओं में लिखे गए शिलालेख होते हैं उनको जो है गुहा शिलालेख जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, शिलालेख यानी किसी पत्थर पर कोई जानकारी या कुछ लिखा जाता है तो उसको शिलालेख कहते हैं। और पत्थर से अगर कहीं और किसी भी जगह जो है लिखवाया जाता है तो उसको जो है अभिलेख वगैरह जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों अभिलेखों के बारे में, यानी इन अभिलेखों में क्या क्या लिखा था। तो पहले अभिलेख में जो है पशु बलि की निंदा, अहिंसा और समस्त प्रजा मेरी पुत्र है के बारे में जो है बताया गया है, यानी पहले अभिलेख में। दूसरे में पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, यानी चेर, चोल, पांडे और श्रीलंका, इन 4 का दक्षिणी राज्यों का जो उल्लेख किया गया है। इन पर जो है सम्राट अशोक जो है विजय प्राप्त नहीं करवाए थे, उससे पहले ही जो है इन्होंने धम्मघोष की जो है नीति अपना ली थी। यानी कलिंग सबसे ज़्यादा जो विस्तार यानी साम्राज्य का विस्तार था वह सम्राट अशोक का था। याद रखेंगे। तीसरे में क्या है दोस्तों? तीसरे में अधिकारी, यानी अपने अधिकारियों की, इनके अधिकारियों के बारे में जो बताया गया। लज्जुक, युक्तक और प्रदेशक, यानी इन तीनों का काम था प्रत्येक 5 वर्ष में जो है साम्राज्य में जो है घूमकर उनका भ्रमण करना और देखना क्या क्या समस्याएं हैं। चौथे में क्या था दोस्तों? भैरी घोष की नीति के स्थान पर जो है धम्मघोष की नीति अपनाई, यानी युद्ध की नीति के स्थान पर जो है धम्मघोष की नीति यानी शांति की नीति अपनाई। 5वें धम्म महापात्र, यानी यह भी एक इसका अधिकारी था धम्मात्र। याद रखेंगे। आत्मनियंत्रण, छठे में था दोस्तों आत्मनियंत्रण, यानी यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी जो है किसी भी समय उसको अवगत करा सकते हैं। यानी आत्म नियंत्रण, यानी यदि जन कल्याण की बात हो तो उसके अधिकारी जो है अशोक से जो है किसी भी समय जो है मिल सकते हैं, रात में या दिन में किसी भी समय। याद रखेंगे। नंबर 7 में है दोस्तों धार्मिक समन्वय, यानी अशोक का कहना था कि मैं तो बौद्ध धर्म को मानता हूँ लेकिन किसी भी धर्म की मैं बुराई या कुछ वह वो नहीं करना चाहता, सभी को जो है समान रखते थे। याद रखेंगे।
8वें शिलालेख में जो है धम्म यात्राओं के बारे में, यानी धम्म यात्राओं के बारे में जो है बताया गया है। 259 BC में जो है बोध गया की यात्रा की थी। याद रखें दोस्तों, 259 BC यानी 200 ईसा पूर्व में जो है बोध गया की यात्रा की, जहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी 10वें वर्ष जो है बोध गया गए थे सम्राट अशोक बोध गया, यानी जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। याद रखें। और 259 BC में जो है लुम्बिनी गए थे, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, यानी 20वें वर्ष गए थे। याद रखें दोस्तों, 20वें वर्ष। 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। और 14वें अभिलेख में जो है सद्भावना के बारे में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सम्राट अशोक के स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख कितने हैं दोस्तों? 7 स्तंभ लेख हैं। टोपरा, दूसरा मेरठ टोपरा, तीसरा कौशाम्बी, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरोजा, रामपुरा और अशोक स्तंभ लेख। तो ये 7 स्तंभ लेख हैं जो कि अशोक के 7 स्तंभ लेख है। दिल्ली टोपरा, मेरठ टोपरा, कौशाम्बी, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरोजा, रामपुरा, अशोक स्तंभ लेख। याद रखें दोस्तों। तो ये 7 हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।